तो ये इलेक्शन तो हार ही रहे हैं। और ये जितना ज़्यादा सेंट्रल लीडरशिप को आगे लाके स्टेट लीडरशिप को नज़रअंदाज करेंगे, इतना ज़्यादा इनकी हार के ताबूत में आखिरी कीले ये खुद ठोकेंगे। देखिए, मुस्तकिल कई बार सर्वे रिपोर्ट 1 साल के अंदर आ चुकी हैं जो ये बता रही हैं कि बीजेपी 55 से ज़्यादा सीटें लेना मुश्किल है बीजेपी के लिए। बीजेपी का कोई ये बिल्कुल एक मिथ है कि गाँव का वोटर और जो इंटीरियर्स हैं यूपी के, वहाँ का वोटर एक माइंडसेट है और वो कम्युनलिज्म जो है वो बिल्कुल ज़मीन पर चला गया है, गाँव-गाँव फैल गया है। ये एक मिथ है, ये सच्चाई नहीं है। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एमपी को लेकर के बीजेपी काफ़ी एक्टिव है, राजस्थान को भी लेकर के है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी क्या बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, कई बार अब तक वहां का दौरा कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है ज़मीन खिसक रही है, वहाँ चेंज की भी नौबत आ रही है, कैसा डर है? देखिए, मुस्तकिल कई बार सर्वे रिपोर्ट 1 साल के अंदर आ चुकी हैं जो ये बता रही हैं कि बीजेपी 55 से ज़्यादा सीटें लेना मुश्किल है बीजेपी के लिए। और ये रिपोर्ट सिर्फ सर्वेस की नहीं है, बल्कि खुद आरएसएस का जो इंटरनल सर्वे है, वो ये उसका मानना है कि 70 सीटें ले रही है। तो आरएसएस अगर 70 सीटें समझ रही है, उसके बाद के सर्वेज ने बताया कि सीटें मजीद कम होकर 55 हो गई। तो इस वक्त जबकि चुनाव लोकसभा का भी सामने है, मध्य प्रदेश जैसे बड़ी स्टेट को लूज कर जाना कांग्रेस के लिए बीजेपी के मुंह पे एक बड़ा तमाचा होगा आवाम की तरफ से, खास तौर पे जबकि आप ये देखें कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल्स की भी बड़ी तादाद है और दलितों की और पिछड़े हुए लोगों की भी बड़ी तादाद है और माइनॉरिटीज़ भी काबिल लिहाज हैं। तो ये सारे तबकात वाली एक स्टेट में अगर बीजेपी लूज कर रही है, अच्छा पहले भी किया था, 2018 के इलेक्शन में भी इन्होंने लूज किया था और जबरदस्ती इन्होंने जिन लोगों को पार्टी में लिया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह को, उनको भी कोई खास मकाम पार्टी में दे नहीं पाए। तो वो लोग जो साथ मिलके एमएलएस गए थे, आज वो भी खुश नहीं है। पार्टी इतने दिन से इक़्तिदार में है, तो पार्टी का जो वर्कर पहले से मौजूद है वो ये चाहता है कि उसको इक़्तिदार का फल उसे हासिल हो। बाहर से दूसरे लोग जा रहे हैं, कांग्रेस से जा रहे हैं इधर से, वो फल वो खा जाते हैं। तो पार्टी का जो कैडर है, बेसिक कैडर है, जिसने काम किया है, कुर्बानियां दी हैं, उसको लगता है कि हम नजरअंदाज हो रहे हैं, तो उसके अंदर बगावत का अंसर आता है। तो ये बगावत भी दिखाई दे रही है इंटरनली पार्टी। सेंटर से लोग ले जा रहे हैं, मिनिस्टर को वहां ले जाया जा रहा है चुनाव लड़ाने के लिए, एमपीज को ले जाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? यही फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी, जो मैं कहता रहा हूं कि बीजेपी में सियासी लोग कम हैं, गैर सियासी लोग ज्यादा हैं, खुराफात करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, वरना ये कोई पॉलिटिकल मूव नहीं है कि आप सेंट्रल मिनिस्टर्स को उनकी मिनिस्ट्रीज छोड़वा के और वहाँ असेंबली का इलेक्शन लड़वाएं। तो इससे एक मैसेज खुद ही बीजेपी ये जनरेट कर रही है कि हम बहुत डर चुके हैं और हम ये इलेक्शन हार रहे हैं। अब जो 7 सीटों पे उन्होंने सेंट्रल लीडर्स को टिकट दिए हैं, जो 39 सीट्स में जो दिए हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि ये 7 सीटें जीत जाएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा ये होगा। हालांकि ये लोग भी लूज कर जाएंगे तो और बड़ी जिल्लत होगी बीजेपी को, अगर तोमर साहब इलेक्शन हार गए, जिसके पूरे आसार हैं, जिनको इंचार्ज भी बनाया मध्य प्रदेश का, या और नहीं कह रहे हैं कि शिवराज की जगह प्लेसमेंट के लिए नरेंद्र सिंह तोमर की वापसी कराई है स्टेट। ये तो आज की बात है, कल क्या होगा तो पार्टी के अंदर भी और दूसरे चेहरे भी, कैलाश विजयवर्गीय बहुत दिन से जो है वो लगे हुए हैं। उधर उमा भारती ने भी एक बयान दिया है कि साहब ओबीसी के बारे में भी पार्टी वाजे करे। उमा भारती वो तो नाराज है बिल्कुल से, एक तरीके से वो नाराज हैं और वो मध्य प्रदेश की लीडर हैं, एक बार पार्टी छोड़ भी चुकी हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वहाँ मंत्री रहने के बाद भी पार्टी छोड़ी उन्होंने, पार्टी छोड़ी और बनाई भी दूसरी पार्टी बनाई। ऐसे में ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बहुत वाजे मैसेजिंग कर रहे हैं और बीजेपी जो स्ट्रेटेजी अपना रही है उससे इस मैसेज को खुद ही वो नहीं। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान को ये एहसास हो जाएगा कि वो मुख्यमंत्री अब के नहीं बनाए जाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है वो ठीक से चुनाव लड़ेंगे? शिवराज सिंह चौहान की कोई अपनी पकड़ नहीं है मध्य प्रदेश में, ये समझना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान एक पैराशूट से वहां डाले गए लीडर हैं जो बहुत ही ग्रास रूट लेवल से, लेकिन इतने दिन तो उन्होंने बना दिए, हाँ सीएम रहे और बहुत बड़ी स्टेट है, कई रीजन्स हैं, हर रीजन का एक लीडर है, उन तमाम लीडर्स के भी अपने स्टेक हैं और
शिवराज सिंह के अलावा बीजेपी ने किसी को वहां पर चीफ मिनिस्टर बनाया ही नहीं है इतने लंबे अरसे में। तो चेहरा तो बदलना अब तो जरूरी है ही, क्योंकि 3 टर्म हो गए इनको लगातार। उमा भारती कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है? आई डोंट थिंक उमा भारती का अभी कोई बहुत बड़ा वहां पर, लेकिन लोधी जो है वोट, लोध वोट तो एक वो ओबीसी मतलब डेंट लगाने के लिए तो मतलब हो, लोधा वोट इफेक्टिव है यूपी में, वहां पर ओबीसी की दूसरी क्लास। लेकिन जो बॉर्डर है उधर कहते हैं काफी है, मतलब यूपी से जो लगा हुआ बॉर्डर है वहीं पर थोड़ा बहुत लोधा का है, जहाँ से जालौन में मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है, तो वो सब जगह काउंट वो कंसिडरेबल नहीं है उमा भारती। लेकिन उनकी एक पहचान जो है कल्याण सिंह के दौर में, जो जिस नाम पे ये बीजेपी पॉलिटिक्स करती है, अयोध्या और ये वो, तो उस मूवमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा रही है, और जो जो मूवमेंट में रहे तकरीबन सब साइड लाइन हो गए। देखिए वो जो साइड लाइन हुए, यही एक सबसे बड़ी बीजेपी की शॉर्टकमिंग है कि आपने लाल कृष्ण आडवाणी की क़यादत में बाबरी मस्जिद का मूवमेंट शुरू किया था। 1989 का पालनपुर रेजोल्यूशन जो बाबरी मस्जिद के सिलसिले में था, जहां से बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा बदलना शुरू हुआ था, जहां से रथ यात्रा शुरू हुई थी, जहां से एक वॉयलेंट राम मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ, जहां से खून खराबे का आगाज बीजेपी ने किया, वो तो लाल कृष्ण आडवाणी थे, उनके साथ में अटल बिहारी वाजपेयी थे, और फिर ये विनय कटियार और उमा भारती और दूसरे जो आपके कानपुर वाले लीडर हैं, ये सारे लोग थे। तो वो जो वाजपेयी वाली बीजेपी थी वो खत्म, उसको नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। अब संजय जोशी कहाँ पर है बताइए? संजय जोशी साइडलाइन हो गए, गडकरी साइडलाइन हो गए, राजनाथ सिंह साइडलाइन हो गए। तो वाजपेयी की जो बीजेपी है और नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर वाजपेयी वाली बीजेपी अभी चल रही होती तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होती मुल्क के मुख्तलिफ तबकात में, मुसलमानों समेत। खुद मुसलमानों में भी वाजपेयी का फैक्टर अगर चल रहा होता तो अब तक बीजेपी में की एक्सेप्टेबिलिटी मुसलमानों में बढ़ चुकी होती। लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रही है। 4 असेंबली सूबों में असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, और इसका कितना इम्पैक्ट 2024 में पड़ेगा? देखिए एक मिजोरम भी कंसीडर 5 कर लीजिए, 5 हैं। हम तो कश्मीर को भी लेके चल रहे हैं कि हो सकता है, बात कर रहे हैं, मुस्तकिल बीजेपी इसको बुला के बात की है, तो 6 भी हो सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो हाथ से जाते हुए बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। मुझे बिल्कुल इसमें शुबा नहीं लगता कि ये मतलब जैसे राजस्थान में ये था कि 5 साल वो सूरत नहीं दिख रही, चेंज हो रही है। जैसे कि दिल्ली में भी हुआ था ना एक बार, वो सूरत हाल बदल गई थी शीला दीक्षित के जमाने में। ऐसे ही राजस्थान में भी लग रहा है कि ये सूरत हाल बदल रही है। मिजोरम में भी चेंज आने को है, क्योंकि मिजोरम में मणिपुर का इम्पैक्ट होगा यकीनी तौर पर, तो वो चेंज वहां भी आएगा। और तेलंगाना में कांग्रेस का कमबैक हो रहा है। तेलंगाना में अगर उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन भी कर दिए तब भी और ज्यादा कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। तो मुझे तो ये 4 स्टेट में तो बहुत साफ कांग्रेस दिखाई दे रही है आती हुई, और 5वीं में लोकल वहां की पार्टीज आ जाएंगी मिजोरम में। तेलंगाना में भी कांग्रेस का कमबैक काफी करीब दिखाई दे रहा है। अभी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन 3 स्टेट बहुत वाजे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तेलंगाना के 50-50 चांस है, और मिजोरम में से कोई बीजेपी के किसी एलआई का आना मुमकिन नहीं है। अब कश्मीर में अगर इलेक्शन कराते हैं तो बीजेपी का क्या हशर वहां होता है, वो तो अभी देखने की बात है। नहीं तो इसका इम्पैक्ट 2024 पे क्या पड़ेगा, क्योंकि पीएम जिस तरीके से लगे हैं स्टेट में, वो लगते भी हैं, तो इतनी मेहनत जो है करना, इसका क्या इम्पैक्ट? देखिए कर्नाटक में जब रोड शो कर रहे थे वजीर आजम और साइड लाइन कर दिया था तमाम स्टेट की लीडरशिप को, हमने उस वक्त भी कहा था कि बीजेपी स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी गलती कर रही है कि स्टेट लीडरशिप को दरकरार करके सेंट्रल लीडरशिप, और वो भी वजीर आजम को सामने ला रही है। वजीर आजम और अमित शाह कर रहे थे वहां पर पूरा कैंपेन, और जेपी नड्डा, 3 आदमियों का कैंपेन कर्नाटक में था। तो नतीजा आपने देख लिया। वही हाल अगर इन्होंने यहाँ इन 4 स्टेट्स में भी किया, हालांकि उसके बाद इन्होंने जो किया था तो अपनी स्टेट कमेटीज बताई थी बीजेपी ने कि हमारी ये स्टेट कमेटीज होंगी और ये कैंपेन को लीड करेंगी, लेकिन अल्टीमेटली ग्राउंड पे हम देख रहे हैं कि वो स्टेट कमेटीज का उतना रोल वहां पे नहीं है जो इन्होंने अनाउंस की थी और जो लीडर अनाउंस किए थे कि यहाँ ये लीडर्स कैंपेन करेंगे।
अल्टीमेटली आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी आगे और अमित शाह जी आगे आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अमित शाह लगे हैं, मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी लगे हैं। तो ये इलेक्शन तो हार ही रहे हैं, और ये जितना ज्यादा सेंट्रल लीडरशिप को आगे लाके स्टेट लीडरशिप को नजरअंदाज करेंगे, इतना ज्यादा इनकी हार के ताबूत में आखिरी कीले ये खुद ठोकेंगे। ये एक पार्ट है कि आप रीजनल लीडरशिप को बाईपास करके सेंट्रल लीडरशिप के जरिए इलेक्शन नहीं जीत सकते। मैं आज कह रहा हूँ, इलेक्शन रिजल्ट जब आएगा तब आप इस वीडियो को फिर चलाइएगा, जैसे मध्य प्रदेश में इन्होंने चलाया। अब सवाल आपका दूसरा है 2024 में इसका इम्पैक्ट। देखिए 2018 के इलेक्शन का इम्पैक्ट जो नतीजा था वो 2019 के लोकसभा इलेक्शन पे नहीं हुआ था। अगर आप मध्य प्रदेश और राजस्थान और ये देख लें इलेक्शन रिजल्ट 2019 लोकसभा, तो टोटल स्वीप था बीजेपी की तरफ। कर्नाटक में भी उस वक्त कांग्रेस जीत गई थी असेंबली इलेक्शन, लेकिन बाद में इन्होंने तोड़ के वहां पर बीजेपी की सरकार बनाई थी। तो कर्नाटक में भी पूरा सीट बीजेपी को गई थी, एक दो सीट छोड़ के। मध्य प्रदेश की और ये राजस्थान की 25 सीट बीजेपी ने जीती थी। अगर उस नुक्ता नजर से देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि कोई इम्पैक्ट लोकसभा इलेक्शन पे नहीं होगा। लेकिन अब 2023 का जो इलेक्शन है वो 2018 की तरह नहीं है। वो सर्कमस्टांसेस और वो हालात और वो इश्यूज जो 2019 के इलेक्शन में थे अब नहीं है। अब एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नरेंद्र मोदी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी 2019 के भाजपा के अंदर भी पैदा हो गई। अब भाजपा के अंदर सफोकेशन है, लीडर्स आरएसएस में भी ये कह रहे हैं, और आरएसएस भी नहीं चाहती है कि नरेंद्र मोदी रिपीट हो। इसलिए जो इम्पैक्ट है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट हाथ से जाएंगी, 8 स्टेट्स इनके हाथ से चली जाएंगी। और इसी तरीके से ये जो हिंदी बेल्ट है जिसमें ज्यादातर बीजेपी ने जीता है, यही तो निकलना है हाथ से। और क्या बीजेपी के पास है? गौर से देखिए तो ये जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यही तो है हिंदी बेल्ट। हरियाणा है, हरियाणा में भी हालत खराब है। पंजाब में पहले ही कुछ नहीं था। दिल्ली है, कहीं रिटेन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सूबा बनता है उत्तर प्रदेश, जहां 80 सीटें हैं। तो ये वो एरिया है, रीजन है जहां से बीजेपी जीतती है और सरकार बनाने में उसको मदद मिलती है। अब अगर इंडिया अलायंस सही चलता है और इंडिया अलायंस की एक मुश्तरका हिकमत अमली पब्लिक कैंपेन लॉन्च करने में जो अभी तक दिखाई नहीं दी है, इंडिया अलायंस ने कोई पब्लिक पोस्टरिंग अब तक नहीं की है, पब्लिक मूवमेंट उठाने की कोशिश नहीं की है, पब्लिक कैंपेन रेज नहीं किए हैं, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी जैसी पार्टियां अगर पब्लिक में आके एक पब्लिक मूवमेंट अभी से क्रिएट करती हैं तब वो यूपी पे असरअंदाज हो पाएंगी। और अगर यूपी में बीजेपी 50 सीट से नीचे रह गई तो आप लिख के रख लीजिए, सरकार नहीं बना सकती बीजेपी दोबारा 2024 में किसी सूरत में। सिर्फ यूपी एक, अगर यूपी में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस आ गए तो क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी। बीजेपी का कोई ये बिल्कुल एक मिथ है कि गांव का वोटर और जो इंटीरियर्स हैं यूपी के वहां का वोटर एक माइंडसेट है और वो कम्युनलिज्म जो है वो बिल्कुल जमीन पर चला गया है, गांव-गांव फैल गया है। ये एक मिथ है, ये सच्चाई नहीं है। वोटर का कंसिडरेशन अब बहुत मुख्तलिफ है। वो तो कह रहे हैं 80 में 80 जीत लेंगे। अब कहने को तो ये कहा ही जाएगा, हर पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है। तो कांग्रेस जिसकी लोकसभा की एक ही सीट है यूपी में, वो भी कह सकती है कि 80 में से 80 हम जीत लेंगे। तो ये कहने में तो किसी को कोई जाता ही नहीं ना, जितनी जीतेंगे। घोसी हारे अभी ताजा सारी एडमिनिस्ट्रेशन की कुव्वत लगाने के बावजूद हार गए। तो एक बड़ा एक इंडिकेटर है ये कि आपने इतनी मेहनत करने के बाद भी आप अपने ही गढ़ में अपनी हुकूमत के होते हुए बाई इलेक्शन हार गए। तो ये एक इंडिकेटर है बहरहाल ना। तो इसी इंडिकेटर की बुनियाद पर अगर आप देखें तो एक जॉइंट कैंपेन, पब्लिक कैंपेन अवाम के अंदर खड़ा करना, जो भारत जोड़ो यात्रा जैसा कैंपेन राहुल गांधी का था, इस तरह अगर यूपी में समाजवादी और कांग्रेस और आरएलडी मिलके कोई कैंपेन लगा, बीएसपी बाद में आए या ना आए वो एक अलग किस्सा है, लेकिन उसके बगैर भी आप अगर एक कैंपेन चलाते हैं तो बीएसपी को लोग मार्जिनलाइज कर देंगे। बीएसपी को साथ आना मजबूरी है। बीएसपी अगर साथ आए तो बीएसपी के वजूद के लिए, खुद के लिए वो अच्छा होगा कि वो अलायंस में आए। लेकिन अगर वो नहीं आती हैं तो ये अलायंस अपने आप में 30-40 सीटें जीत सकता है अभी भी। शर्त यह है कि बूथ लेवल पे आपकी स्ट्रेटेजी हो,
कांग्रेस का मसला यह है कि कांग्रेस अभी तक अपने आप को राजा समझ के चल रही है। उसने अभी तक अवामी राब्ते की कोई कोशिश नहीं की है। बूथ लेवल पे राब्ते की कोई कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूपी में होती हुई दिखाई नहीं दे रही। दूसरे जो सेंट्रल लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो एक्सेसिबल नहीं है अवाम को या अवामी लीडरों को, एक्सेसिबल नहीं है। तो वो अगर आप बीजेपी के किसी मिनिस्टर से राब्ता कायम करना चाहें तो आपको आसानी से राब्ता हो जाएगा। लेकिन आप कांग्रेस के, आप उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में जहां कांग्रेस का कोई वजूद अभी नहीं है, वहां मिलना मुश्किल, वहां भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट से बात करना चाहें तो आप फोन तक पे बात नहीं कर सकते, मिलना तो बहुत दूर की बात है। अगर ऐसा कैंपेन भी कांग्रेस चलाना चाहती है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि कांग्रेस फूलों की थाली में सजा के 2024 की सरकार बीजेपी को सौंपना चाहती है। तो चलिए, बहरहाल जो भी होगा वो अभी हम आपसे फिर बात करेंगे। रक्षा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।